मई 2025। 50 सालों में पहली बार भारत और पाकिस्तान एक बड़े सैन्य टकराव में उलझे। लेकिन इस बार ये पहले जैसा नहीं था। इसमें सीमा के अंदर तक मिसाइलें दागी गईं और ड्रोन युद्ध का एक बिल्कुल नया, खतरनाक दौर शुरू हुआ। तो आखिर हुआ क्या था इन 4 दिनों में? चलिए, ऑपरेशन सिंदूर कहे जाने वाले इस युद्ध की परतें खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, 4 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद जब 2 परमाणु ताकतों ने अपनी अपनी जीत का ऐलान कर दिया, तो सच क्या था? इस टकराव का असली विजेता कौन था? इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। इससे पहले कि हम पूरी कहानी में उतरें, चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आधार पर जो तस्वीर सामने आती है, वो ये है कि ये संघर्ष एक रणनीतिक गतिरोध पर खत्म हुआ। मतलब कोई भी साफ तौर पर विजेता नहीं था। दोनों ही पक्षों ने कुछ हासिल किया और कुछ गंवाया। लेकिन बात यहाँ तक पहुंची कैसे? ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ? आइए देखते हैं कि कैसे एक आतंकी हमले ने कुछ ही हफ्तों के अंदर 2 देशों को एक पूर्ण सैन्य टकराव के मुहाने पर ला खड़ा किया। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए एक भयानक आतंकी हमले से। ठीक 15 दिन बाद 7 मई की आधी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान ने उसी शाम भारी गोलाबारी से इसका जवाब दिया और फिर अगले 4 दिनों तक गहन लड़ाई चली, जिसके बाद 10 मई को डीजीएमओ स्तर की बातचीत के जरिए एक नाजुक सीज़फायर पर सहमति बनी। तो चलिए अब खुद ऑपरेशन सिंदूर की गहराइयों में उतरते हैं। भारत के शुरुआती हमलों का असली मकसद क्या था और उनके निशाने पर कौन-कौन था? ये कोई छोटा-मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि तीनों सेनाओं का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुख्य लक्ष्यों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स शामिल थे। बाद में इंडिपेंडेंट सैटेलाइट तस्वीरों ने भी बहावलपुर और मुरिदके में इन ठिकानों को हुए भारी नुकसान की पुष्टि की। जमीन पर जो हो रहा था वो तो था ही, लेकिन हवा में एक और जंग चल रही थी। और ये जंग सिर्फ विमानों की नहीं, बल्कि सूचनाओं की भी थी। दोनों तरफ से एक दूसरे के लड़ाकू विमानों को मार गिराने के बड़े बड़े दावे किए गए। भारत ने कहा हमने 5 से 10 पाकिस्तानी जेट गिराए, तो पाकिस्तान ने 5 से 7 भारतीय विमानों को गिराने का दावा कर दिया। सच तो ये है कि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दावों और पलटा दावों के इस धुंध में एक चीज बिल्कुल साफ हो गई और उसने इस लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। पहली बार पाकिस्तान ने जंग में चीन से मिली PL-15E मिसाइलों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म किया कि इन्हीं में से एक मिसाइल ने भारत के एक आधुनिक राफेल फाइटर जेट को मार गिराया। और तो और इसका मलबा भारतीय इलाके के अंदर मिला। ये इस टकराव का एक टर्निंग पॉइंट था। सैन्य हार्डवेयर और रणनीतिक दावों से परे इस संघर्ष की एक असली कीमत थी, जिसे आम लोगों ने और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था ने चुकाया। चलिए अब उस पर ध्यान देते हैं। जो वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक शुरुआती भारतीय हमलों में पाकिस्तान में 26 से 31 नागरिकों की जान गई। वहीं जवाबी पाकिस्तानी गोलाबारी में भारत में 16 से 21 आम नागरिक मारे गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस टकराव की दुखद मानवीय कीमत की एक स्याह हकीकत बयान करते हैं। आर्थिक असर भी फौरन और गंभीर था। कमर्शियल फ्लाइट्स बंद, हवाई क्षेत्र बंद, अटारी वाघा बॉर्डर सील और सारा द्विपक्षीय व्यापार ठप पड़ गया। लेकिन शायद सबसे चिंताजनक बात थी पानी का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल। भारत ने उरी बांध से पानी छोड़ा, जिससे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई। ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। जमीनी और हवाई लड़ाई के साथ साथ एक और जंग लड़ी जा रही थी। ये जंग लड़ी जा रही थी सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर। ये थी धारणाओं और सूचनाओं की जंग। दोनों तरफ से जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई गई। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय ठिकानों पर सफल हमले किए, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को ऐसा कोई नुकसान नहीं मिला। उन्होंने तो अपने ठिकानों की डॉक्टर्ड सैटेलाइट तस्वीरें तक जारी कर दी। दूसरी तरफ भारत ने भी शुरू में राफेल विमान के नुकसान की बात से इनकार किया था, जिसकी पुष्टि बाद में हुई। साफ था कि इस जंग में सच पहला शिकार बन चुका था। और इस इन्फॉर्मेशन वॉर में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं थे। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि एक चीनी दुष्प्रचार अभियान भी चल रहा था,
जिसमें नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स और यहाँ तक कि वीडियो गेम की तस्वीरों का इस्तेमाल करके भारत के राफेल जेट्स की छवि खराब करने की कोशिश की गई। तो जब धूल बैठी तो आखिर में क्या बचा? इस टकराव के दूरगामी रणनीतिक नतीजे क्या हुए? चलिए देखते हैं कि इस संघर्ष ने शामिल सभी पक्षों को कैसे प्रभावित किया। अगर हम इसे एक स्कोर कार्ड की तरह देखें तो तस्वीर काफी मिलीजुली है। भारत ने आतंकी ढांचे को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक महंगा राफेल खो दिया और उसकी एयर सुपीरियॉरिटी पर भी सवाल उठे। वहीं पाकिस्तान ने एक बड़ी एयर डिफेंस जीत हासिल की, लेकिन उसे अपने ठिकानों पर नुकसान उठाना पड़ा। इन सब के बीच चीन एक साफ रणनीतिक विजेता के रूप में उभरा, जिसने अपने हथियारों को एक असली जंग के मैदान में सफलतापूर्वक साबित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है? ये बातें हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? पारदर्शिता के लिए चलिए उन सोर्सेस पर नजर डालते हैं जिनसे ये पूरी पड़ताल तैयार की गई है। हमारी ये पूरी पड़ताल 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, सरकारी बयान जो हमें आधिकारिक पक्ष बताते हैं। दूसरा, मीडिया और थिंक टैंक जो संदर्भ और विश्लेषण देते हैं। लेकिन सबसे पुख्ता जानकारी अक्सर कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी जैसे स्वतंत्र स्रोतों से मिलती है, जो जमीन पर हुई हकीकत को बिना किसी पक्षपात के दिखाती है। जब सरकारी दावों की पुष्टि इन स्वतंत्र स्रोतों से होती है, तभी तस्वीर साफ होती है। और ये सब हमें एक अंतिम और बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर ने दक्षिण एशिया में एक नया और ज्यादा खतरनाक न्यू नॉर्मल बना दिया है, जहां सीमा के अंदर घुसकर सैन्य हमले करना एक आम बात बन जाएगी? या इसने केवल अगले और शायद इससे भी बड़े संकट के लिए मंच तैयार किया है? ये पूरी पड़ताल नवंबर 2025 में प्रकाशित ऑपरेशन सिंदूर पर एक विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित है। जो लोग इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए सोर्सेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमारे साथ इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए शुक्रिया।